विपक्ष आक्रामकता के साथ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सरकार ने विश्वास खो दिया जनता का। ये सरकार ने व्यापक भ्रष्टाचार करके जिस प्रकार ये 5 साल तक प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार शराब घोटाला से लेकर रेप घोटाला, जिस प्रकार बड़े बड़े घोटाले करने के बाद ये सरकार बैठी है, ईडी ने 13,000 पेज का टोटल डिटेल सहित साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। अब इतना होने के बाद भी सरकार की निर्लजता है कि सरकार में बैठे रहे। ईडी की रिपोर्ट आने के बाद, कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। हम कल अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव पर शीघ्र चर्चा कराए, पूरे समय देकर के चर्चा कराए और सभी तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और हमारा विपक्ष सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से घेरने का हर संभव प्रयास करेगी। इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को हम इस प्रदेश की जनता के सामने में उजागर करेंगे। विपक्ष तो हमेशा तैयारी करता है, उसको हमेशा हम जवाब देते रहे हैं और कोई नई बात तो है ही नहीं। पिछले साल भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, पिछले साल तो 14 थे, अब इस समय 13 रह गए, तो फिर भी अब चूंकि उनका अधिकार है तो लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उस हंगामेदार विधानसभा सत्र की जिसकी शुरुआत हो चुकी है और उसकी बानगी हमें सत्र शुरू होने से पहले ही दिखाई देने लगी थी बयानों के जरिए। अब स्थितियां कुछ साफ हो चुकी है क्योंकि बीजेपी तैयारी कर चुकी है, सूचना दे चुकी है, आरोप पत्र उनका तैयार हो गया है और 109 बिंदुओं के साथ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है जिसकी चर्चा के लिए समय निर्धारित होना है। उसके पहले पक्ष विपक्ष ने क्या क्या तैयारी की है, कितनी हद तक सत्ता पक्ष तैयार है, विपक्ष क्या इस आखिरी सत्र में सरकार को घेरने में सफल होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में समीक्षात्मक रूप से इस पूरी घटनाक्रम और कांग्रेस के और भाजपा के पक्ष विपक्ष को रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ विधायक जुड़ रहे हैं कांग्रेस के, जो कि बताएंगे सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष का वो कैसे जवाब देंगे, राम कुमार यादव जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने पहले बताया कि सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है और जैसे कि मानसून की आहट से ही पता चल जाता है कि बारिश होती है, बादल गरजते हैं, कुछ वैसा ही दृश्य सदन में रहने वाला है। एक एक करके जवाब ले लेते हैं क्योंकि सत्र विपक्ष का होता है, विपक्ष की भूमिका अहम होती है, वही इसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा भूमिका दिखाता है। तो पहले वाजपेयी जी से टिप्पणी ले लेते हैं। वाजपेयी जी, कितने तैयार हैं आप लोग? चुनाव सामने है, आखिरी सत्र है, क्या क्या करेंगे? पूरी तैयारी है। जो जनता का विश्वास इस भूपेश बघेल जी की सरकार से उठ गया है, इसको पूरे सिलसिलेवार और पूरे विस्तार से रखने की हमारी पूरी तैयारी है। जितने भी समाज के जितने भी वर्गों से इन्होंने जो भी वादा किया, एक लंबे चौड़े जन घोषणा पत्र के माध्यम से वो सारे वादों को वादा खिलाफी के रूप में इन्होंने जनता को ठगने का काम किया। जो महिलाओं से इन्होंने वादा कि भैया हम आपको 500 रुपए महिला महतारी सम्मान निधि देंगे, या इन्होंने वादा किया कि हम महिला समूह में आपके ऋण माफ करेंगे, या इन्होंने वादा किया कि हम शराबबंदी करेंगे। इस तरीके के तमाम 2 पेज के वादे जो है महिलाओं से किया और एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों से वादा किया कि हम आपका सिंचाई का रकबा दुगना कर देंगे, किसानों को पेंशन देंगे, हर गांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम 2 साल का बोनस आपको देंगे, इन्होंने पूरा नहीं किया और 5 साल पूरे हो गए। ऐसे ही युवाओं से इन्होंने वादा किया कि आपको जब इस विद्यालय और महाविद्यालय जाने के लिए हम परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे मुफ्त में, हम आप 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम जो है ऐसा एक बेरोजगार आयोग बनाएंगे जो उनके रोजगार का ध्यान देगा।
ऐसे तमाम वादे जन घोषणा पत्र में किए गए, लेकिन उन्होंने वो 28,000 करोड़ रुपए युवाओं के खा गए, उन्होंने दिया नहीं बेरोजगारी भत्ता। अभी मात्र 1 लाख लोगों को 2 महीने से शुरू किया, पूरा 5 साल निकालने के बाद। ऐसे ही इन्होंने हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ वादा किया, क्रमोन्नति देंगे, सबको नियमितीकरण करेंगे, इसके साथ साथ जो 7वें वित्त आयोग है उसके हम सिफारिश को लागू करेंगे। अगर ये सारे इन्होंने खिलाफी और इसलिए समाज के सभी वर्ग सरकार से उठ गया है। अगर ये नहीं तो क्या इन्होंने किया है? कोल का घोटाला, राशन का घोटाला, वो आपका रेत का घोटाला, इस तरीके के तमाम घोटाले, कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला। तो ये घोटालों की सरकार है जिसमें पुलिस भी जो है वो घोटालेबाजों के संरक्षण में लगी है, इसलिए अपराध बेतहाशा बढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि हर तरफ केवल जो है एक लूट खसोट चल रही है। जनता जो है उसने मन बना लिया है कि सरकार को बदल देना है और वापस से भाजपा की सरकार को छत्तीसगढ़ में लेके आना है। तो इस अविश्वास की बात को हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के सदन में रखेंगे और पूरी तैयारी है। ठीक है, तो ये तेवर हैं विपक्ष के, और क्योंकि मुद्दों की लंबी लिस्ट उनके पास है, इसलिए काफी कुछ कोशिश होगी सरकार को घेरे जवाब देने के लिए मजबूर करें। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए विधायक राम कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम कुमार जी, आप देख रहे हैं कि विधायक दल की 2 बार बीजेपी ने बैठक कर ली, आरोप पत्र भी तैयार हो गया है, कल चर्चा की मांग करने वाले हैं, कल ही हंगामा होगा। हालांकि चर्चा का समय निर्धारित नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कल से ही हंगामा हमें देखने को मिलेगा। आप लोग कितने तैयार हैं? राम कुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक, राम कुमार जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जी, राम कुमार जी से संपर्क करेंगे, लेकिन जब तक हम अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या इस आखिरी सत्र में जो कोशिश बीजेपी कर रही है क्या उसमें वो सफल होगी, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी हो गई है उनके पास, हर साल कुछ ना कुछ लिस्ट बढ़ी है। अब 109 मुद्दे लेकर आरोप पत्र ला रही है बीजेपी। अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मोहन जी, ये क्या है कि चुनावी वर्ष है और मैं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव को 100 दिन के आसपास का समय बचा है। तो इसलिए जो मानसून सत्र कहने को तो ये मानसून सत्र है, बल्कि इसको ये कह लीजिए कि चुनावी सत्र है। और दूसरी बात ये कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है सरकार के खिलाफ। अभी भूपेश बघेल जी की अभी बाइट आप लोगों ने दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पिछले साल भी लाए थे। पिछले साल जो है 14 विधायक थे, अब तो 13 हैं। देखना, हर अविश्वास प्रस्ताव का हम जवाब देंगे। निश्चित रूप से काफी तैयारी के साथ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है विपक्ष, क्योंकि अभी जो है मीडिया वालों की जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी से चर्चा हुई थी और अजय चंद्राकर जी ये मीडिया के समक्ष कहते नजर आए थे कि वो पूरी तैयारी हो चुकी है। और कुल मिलाकर संकेत यही मिल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है आक्रामक होकर और मुखर होकर अगर कहीं बोलेंगे तो वो अजय चंद्राकर जी बोलेंगे। और दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव की बात है मोहन जी, तो देखिए क्या है कि इस सरकार में ऐसा मुझे तो पहली बार ऐसा लगा है कि विपक्ष ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया और आज देखिए 90 विधायक होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक 13 हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा क्या होगा ये आप जान रहे हैं, मैं जान रहा हूं, सरकार जान रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जान रहे हैं। लेकिन क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष का अधिकार भी होता है और अगर कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो वह विपक्ष का हथियार भी होता है। तो निश्चित रूप से जो है चुनावी वर्ष में और जबकि 100 दिन के आसपास चुनाव को बचा है तो ये हथियार जो है भरपूर चलाते नजर आएगा विपक्ष। और दूसरी बात जो है 109 मुद्दे, देखिए उसमें कई सारे मुद्दे शामिल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे सबसे ज्यादा अगर कहीं बात चलेगी वहां पे तो शराब को लेकर चलेगी, शराबबंदी को लेकर चलेगी और प्रधानमंत्री आवास को लेकर चलेगी, क्योंकि इस पे काफी कुछ तैयारी दिखती है मोहन जी। और दूसरी बात यह है कि लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों की बहुत ज्यादा बात होगी, क्योंकि पूरा चुनाव जो है दोनों पार्टियों की तरफ से आदिवासी क्षेत्रों में फोकस्ड नजर आ रहा है। तो इसमें बस्तर और जो सरगुजा, ये 2 क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दे मुझे लगता है कि इस जो है मानसून सत्र में काफी मुखर होकर सामने आएंगे।
ठीक है, ये तो रहे एक तरीके से विपक्ष की तैयारी और सरकार के लिए सामने क्या क्या चुनौती है, वो सारी बातें हम राम कुमार जी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं बीजेपी की ओर और निश्चय वाजपेयी जी, अविश्वास प्रस्ताव का क्या उचित है? जब आप लोग एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, उसके बाद उसमें आप लोगों को मुक्की भी खानी पड़ी है, संख्या बल भी कम है, मुद्दों पर पहले चर्चा हो चुकी है, आधे से ज्यादा मुद्दे चर्चा में आ चुके हैं, फिर ये अविश्वास प्रस्ताव की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ने में कभी भी जो है ना मुंह की नहीं खाई जाती। समय का विषय है, कुछ समय और लगेगा, बस इतना होता है। चूंकि सरकार के 5 साल पूर्ण हो गए, चुनावी वर्ष तो अपनी जगह है, लेकिन चूंकि 5 साल पूर्ण हो गए तो अब सरकार को यह जवाब देना ही होगा कि जिन वादों को करके वो सत्ता में आए थे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसकी जवाबदेही उनकी तय होगी और उन पे आरोप लगेंगे। दूसरी बात, जहां आप संख्या बल की बात कह रहे हैं भैया, तो मैं तो ये बता रहा हूं कि इस सरकार पे सबसे जो अगर कोई उपयुक्त हो सकता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर स्वयं भी बहुत असंतोष और अविश्वास है। साथ ही साथ स्वयं इनका जो हाईकमान है उसका भी विश्वास भूपेश बघेल जी से उठ गया है। तो इसलिए भूपेश बघेल जी जो है वो चेहरा नहीं होंगे, सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा हाईकमान की तरफ से आया। ठीक है। इसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम एंड चुनाव के वक्त बना दिया गया, एक जो है अध्यक्ष बदल दिया गया, तो असंतोष और अविश्वास जो है वो कांग्रेस के अंदर भी व्याप्त है। अगर ये आत्मा की आवाज वाजपेयी जी, राम कुमार जी से संपर्क हो गया है, हम फोन से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम कुमार जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? आप जुड़ गए हैं क्या? जी ठीक है, राम कुमार जी से मेरी अभी फोन में बात हुई है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करिए तो ज्यादा अच्छे से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ पाएगी। हम जब तक वाजपेयी जी को फिर से सुनते हैं। वाजपेयी जी, ये जो बार बार सत्ता पक्ष बात कहकर आप लोगों की आरोपों को टाल देता है कि इस पर चर्चा हो चुकी है, ये सारी बातों का जवाब दिया जा चुका है, संख्या बल भी हमारे पास है, ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग? कैसे इस तरीके के तर्कों का जवाब देंगे? मैं वही बात कह रहा था। मेरा ये कहना है कि संख्या बल का जो विषय है, अगर आप में हिम्मत है, आपको अपने कामों पे विश्वास है, तो आप आत्मा के आवाज पर वोटिंग करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सरकार कितने विश्वास में है। लेकिन जहां तक ये बात है कि सरकार का जब समय अवधि पूरी हो जाती है, इसके पहले वो हमेशा ये बात बोलते थे कि हमारे पास अभी समय है, हम शराबबंदी लागू कर देंगे, हम महिलाओं के जो समूह का है कर्जा माफ कर देंगे, हम 10 लाख युवाओं को जो 28,000 करोड़ उनका है वो दे देंगे। मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया पीएससी का घोटाला, जो युवाओं की नौकरियों को बेच खाए। यहाँ पे बेरोजगारी की यह स्थिति कि 100 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाया जाता है तो 2.5 लाख आवेदन आते हैं, और ये बोलते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं हमारे यहाँ के बेरोजगारों का कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, 0.1% है, अगले महीने 9 गुना बढ़ जाती है, उसके अगले महीने 34 गुना बढ़ जाती है, फिर वो वापस से कम होकर के 0.1% हो जाती है। ये जो भी खेल ये खेलते हैं विज्ञापनों का, धरातल पे इनकी पूरी जमीन गायब है, पांव कांग्रेस के उखड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे दगा किया है, सबका भरोसा तोड़ने का काम किया है, और विज्ञापन पे ये केवल भरोसे की बात कहते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि 5 साल पूरे हो गए तो हम इनको एक एक चीज गिनाएंगे कि ये आपने जो वादा किया था, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपने नहीं लगाई है, किसानों के साथ आपने दगा किया, आपने उनका बोनस का पैसा नहीं दिया है, आपने उनको पेंशन नहीं दी है, तो ये चीजें सब बताई जाएंगी ना। आपने आज तो पूरे के पूरे कर्मचारी सड़क पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 12,000 कर्मचारी, शासकीय कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कितनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में इसके पहले कभी नहीं हुई है। आंदोलन तो होते हैं, असंतोष होता है, क्योंकि उनका जो आंदोलन की मांग थी कि जन घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने इनसे वादा किया उसको पूरा करें, और इन्होंने धोखाबाजी की है उन कर्मचारियों के साथ। हरेली हमारे यहाँ का पहला त्योहार होता है छत्तीसगढ़ का, उस दिन कर्मचारियों ने जो है यहाँ पे इस्तीफा देने का उनको मजबूर होना पड़ा। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम देख रहे थे युवा साथी हमारे जो है प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा में नग्न होकर के, कि उनकी जो शिकायत थी उसमें 270 फर्जी
नियुक्तियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। ये सरकार सुनती नहीं है। उन्होंने धरने दिए और सारे काम किए, लेकिन इस सरकार ने सुनने का काम नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद स्थिति छत्तीसगढ़ में है और जनता ने मन बना लिया कि इस सरकार को बदलेंगे, इसलिए हम ये आरोप पत्र रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आरोप पत्र क्यों रख रही है बीजेपी? ये सारी बातों को वाजपेयी जी ने क्लियर कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी चर्चा करने की, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। पहले उनसे समझ लेते हैं कि और क्या क्या इस सत्र के जरिए विपक्ष कर सकता है। तो दुबे जी, हम देख रहे हैं कि ये जो सत्र है ये काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव के पहले एक छाप छोड़ने की कोशिश है, तो क्या इसमें सफलता मिलेगी बीजेपी को? मुद्दे की लिस्ट एक लंबी तो उन्होंने बना ली है, पर एक छाप छोड़कर एक मजबूत विपक्ष के रूप में मैदान में चुनाव में वो जाए, इसमें क्या वो सफल हो पाएगी क्या? देखिए क्या है मोहन जी, पहले भी ये बात हो चुकी कि पिछली बार भी जो है, पिछले साल भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष। और रही बात इस समय जो है, जहां तक के भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो सीधे सीधे अब जो है चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठे बड़े हुए नेताओं का हस्तक्षेप है, ये बातें छनकर आती है। चाहे वो ओम माथुर जी की बात हो, चाहे अमित शाह जी की बात हो, फिर तो और मतलब गुजरात के एक और बहुत बड़े नेता जो है, आप भी जान रहे हैं कि सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से संलग्न हो गए। और यहाँ तक कि चुनावी घोषणा पत्र की जो है तैयारी भी शुरू हो गई है और विजय बघेल जी को तैयारी ये जिम्मा सौंप दिया गया है। तो विधानसभा के हम बात करें, विधानसभा के मानसून सत्र की, तो स्पष्ट निर्देश है, ऐसा सुनने में आता है, जो छन कर आती है बात, कि पूरी तरह आक्रामक अंदाज में जो है विपक्ष का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यही कारण है कि अगर कहीं आप देखे जाएं, आप पिछले 4 सालों से 4.5 सालों से देखते आ रहे होंगे, तो विपक्ष में सबसे ज्यादा आक्रामक भूमिका में नजर आते हैं पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी। इसीलिए आरोप पत्र की जो जिम्मेदारी सौंपी गई, मानसून सत्र में जो रखा जाना है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है अजय चंद्राकर जी को सौंपी गई। और पिछले 10 दिनों से उनकी तैयारी लगातार इस पर चल रही थी, और वही है कि 109 बिंदु जो है जुड़कर आए। निश्चित रूप से आज सत्र के पहले दिन विधायक विद्या रतन भसीन जी का निधन हो गया, तो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, तो आज ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई। लेकिन जो 3 दिन शेष हैं, वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ने वाले हो सकते हैं। मतलब देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम तो बिल्कुल सख्ती से जवाब देते ही देते हैं। तो सरकार की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन विपक्ष की जो अपनी तैयारी जो चल रही कई दिनों से, वो सामने है। तो साफ दिख रहा है कि 3 दिन जो संघर्ष सदन में दिखेगा, उसके बाद संघर्ष जो है सड़क पर दिखेगा। 3 दिन सदन, उसके बाद सड़क। तो कुल मिला के जो है 3 दिन की जो प्रतीक्षा आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं, कल 11 बजे विधानसभा में, हालांकि अभी जो है प्रश्नकाल चलेगा, पहले प्रश्नकाल होगा, उसके बाद ही जो 3 दिन में दूसरे विषयों पे बातचीत होगी। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ प्रश्नकाल में भी जो है बहुत आक्रामक अंदाज में विपक्ष जो है नजर आएगा, और कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बात वही घूम फिर के हो रही है कि 100 दिन के आसपास ही चुनाव को बचे हैं। तो अब देखते हैं, कल आप भी रहेंगे विधानसभा में और सदन में, हो संभव है कि मैं भी वहां पे रहूं, पत्रकार दीर्घा में रहूं। तो कल के दृश्य का जो इंतजार आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं, और कल जो है बातें बहुत सामने खुलकर आएंगी। नहीं, ये माने कि विपक्ष कल अड़ा रहेगा कि केवल इसी पे चर्चा कराओ, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा की मांग को, इसको लेकर तो गतिरोध बन जाएगा। क्या लगता है यही कोशिश है क्या बीजेपी की? देखिए, बात तो रखी जाएगी कि सारे कामकाज को छोड़कर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा की एक खूबी है कि कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बन ही जाता है। तो इसमें ये बात रखी तो वही जाएगी, लेकिन कुल मिला के गतिरोध जो है वो टल सकता है। क्योंकि अभी जो है, देखिए क्या है कि अगर कहीं अविश्वास प्रस्ताव है, मैं प्रश्नकाल की बात कर रहा हूं, प्रश्नकाल में भी तो जो प्रश्न ज्यादातर लगे हैं वो जो है भाजपा विधायकों के लगे हैं, और कई सारे विधायकों के हैं। और प्रश्नकाल ऐसा होता है कि कई विधायकों को बोलने का अवसर रहता है उसमें। तो ये बात भी सामने आएगी, तो गतिरोध भी होगा, तो आपसी सामंजस्य से गतिरोध तो दूर होगा मोहन जी। और मैं समझ रहा हूं कि प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का स्थान होगा। तो 3 दिन का जो है विपक्ष चाहेगा कि भरपूर उपयोग करें, ना कि कहीं एक चीज में सिमट कर रह जाए। तो वो जो दृश्य होगा, जो कल हमारे सामने होगा, तो उसमें सारी की सारी चीजें आएगी, और विपक्ष कोई मौका गंवाना नहीं चाहेगा। ठीक है।
तो ये एक तरीके से मुद्दों की को सदन में रखना, एक्सपोजर भी हासिल करना विपक्ष की रणनीति हो सकती है, क्योंकि जनता जब देखती है कि हमारे मुद्दों को इस बेहतर ढंग से विपक्ष उठा रहा है तो उसे एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। वाजपेयी जी की ओर चलते हैं। वाजपेयी जी, क्या यही सब वजहें हैं कि चुनाव के पहले एक ऐसा आप लोग इमेज बिल्ड करना चाहते हैं कि हमने सारे मुद्दों पर काम किया और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई, इसलिए ये सारी चीजों को करने का प्लान है बीजेपी का? देखिए, जनता के मुद्दे तो सामने रखने का विषय नहीं है, और से जनता ने विश्वास सरकार पर खो दिया है। उन सारे विषयों को, इनकी वादा खिलाफी को, या जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी, जो अपराध बढ़े हैं इनकी स्थिति को, ये सब रखने का विषय है। मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमको ऐसा दृष्टि से देखना चाहिए, सरकार का काम कार्यकाल पूर्ण हो गया है, और कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद भी उनका पूरा ध्यान केवल घोटालों में रह गया है। उन्होंने वो जो काम उनको करना चाहिए था, जिसका संकल्प पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था, जो जनता से वादे किए थे, उन्होंने पूरा नहीं किया, और केवल झूठ बोलते रहे कि हमने 95% वादे पूरे किए। मैंने आपको एक लंबी लिस्ट अभी गिनाई कि हर वर्ग को इनने ठगने का काम किया, और हर वर्ग सड़कों पर है। आप देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जो है वो सड़कों पे, तो संविदा कर्मी भी सड़कों पे, तो युवा भी सड़कों पे, और ये इनका घोटाले का जो असर है वो सारे वर्गों पे। या आपने युवाओं की नौकरियां अगर बेच खाई हैं घोटाला करके, तो आपने अवैध दारू जो बेची है वो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए, उसके लिए 13,000 पेज की जो है चार्जशीट भी जमा हो गई है। आपने कोयला घोटाला भी नहीं छोड़ा है, आपने कोयले में भी वसूली कर ली। आपने तो कोरोना काल में जो गरीबों को राशन दिया गया, उसका भी राशन जो है बाजार में जाके ये भूपेश बघेल की सरकार बेच खाई है। इससे बड़ा क्या होगा? तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष को मजबूती से रखेगी, लेकिन इसके लिए केवल अविश्वास प्रस्ताव का विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है कि ये तो हम सब जगह लड़ाई लड़ी रहे हैं। सदन के अंदर चूंकि सरकार से विश्वास खो चुकी है, सरकार विश्वास उठ चुका है लोगों का, इसलिए हम इस प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का पक्ष आना जरूरी है। वंदना जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, आज बीजेपी विधायक दल में रणनीति बन गई है, आप लोग कितने तैयार हैं, क्या करेंगे, कांग्रेस की ओर से क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करती है तो ये एक बड़ी एक प्रश्न ये उठती है कि दल कितने हैं और बल कितने हैं। की जो है उनको हमेशा से वंदना जी, वंदना जी आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? ठीक है, चलिए वाजपेयी जी, लग रहा है कांग्रेस की आवाज ही दब गई है। आप लोग ऐसे मुद्दे गिना दिए हैं कि बात ही नहीं हो पा रही है उनसे। जी, अविश्वास का प्रभाव ऐसा है कि कांग्रेसी सब आउट ऑफ कवरेज हो गए भैया। वो बहन जी हमारी बोल रही थी कि बल संख्या बल के आधार पे करना चाहिए। मैं तो इनको बताया, जो मैंने आपसे आग्रह किया था, अगर वो सुन रही होंगी तो मुझे सुन लें कि भैया अगर आप में इतना दम है और आप में अगर मान लीजिए अपने आप पे भरोसा है, स्वयं आपको अपने ऊपर विश्वास अगर है, तो आप एक बार आत्मा के आवाज पे वोटिंग करा लीजिए, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। आपके स्वयं के आला कमान से लेकर आपके सारे विधायकों से लेकर के सभी लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ चुका है। जनता को तो आपने जिस तरीके से नोचने खसोटने का काम किया, जिस तरीके से ढेबर के आपराधिक संगठन ने यहाँ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम पिछले 5 साल में किया, हजारों करोड़ रुपए को लूट करके अपने राजनीतिक आका को पहुंचाया, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो मैं सुन रहा था कि दलील दी गई है कपिल सिब्बल की तरफ से कि भैया ये जो ईडी है इसकी जांच जो है उसकी आंच भूपेश बघेल जी पे आ रही है, और भूपेश बघेल जी को वो फंसाने का, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो भूपेश बघेल जी के नाम का खुलासा कपिल सिब्बल जी ने कर दिया कि जो सर्वोच्च राजनीतिक आका की बात करती थी ईडी, वो भूपेश बघेल थे। ऐसा आज खुलासा रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसे रोक दिया है, आज ही फैसला आ गया है। देखिए, मैं तो अभी जो खबरें आई हैं उसके आधार पे बोल रहा हूं।
रोका है या कोर्ट ने क्या बोला है, किन आधारों पे, किस समय के लिए, ये तो जब तक हम देखेंगे नहीं आदेश को हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक बात सही है कि अगर मान लीजिए शराब घोटाला है तो ठीक है, लेकिन आप तो कोयला घोटाला में भी आपने पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, आपने तो रेत में भी पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, आपने तो गरीबों के राशन को भी पूरा बेच खाया जाके बाजार में, आपने तो जितने प्रकार के घोटाले हो सकते हैं उससे 4 किस्म के ज्यादा घोटाले किए हुए हैं। तो ये तो पकड़े जाएंगे। और ये तो माननीय मोदी जी ने अपनी सभा में भी स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जिस नाम का खुलासा हुआ कि ढेबर जो है किस राजनीतिक आका को ले जा करके देता था, ये स्वयं इनके वकील कपिल सिब्बल की तरफ से हुआ है। ऐसा मैंने मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई, जो पढ़ने में आया उसमें मैंने पढ़ा, जो सुनने में आया उसमें सुना है। ठीक है, तो ये चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे, समय की कमी है। और जैसे कि पूरी चर्चा में सामने आया है कि ये एक ऐसा सत्र होगा जिसमें हंगामा भरपूर होगा और कल से इसकी शुरुआत होगी। आज पहले दिन लोग ठिठके थोड़े बचे, लेकिन संकेत जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं और इसीलिए पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी तैयारी है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। और वंदना जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।